मेरे जेठ जी के कमरे से आवाज आ रही थी। मेरी जेठानी तो कब का मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर जेठ जी ने जो किया भगवान, जब मैं पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखे की आवाज़ सुनी, पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद में हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ से पूरी हवेली गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल पे लैंप जलाया। मैं घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और ठीक पुकार की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हरन भी मेरी बगल में लेटे थे। मेरे पति अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती है? कल ही तो मैं पंकज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। यूँ तो कैसे गुजर रही थी, उनकी बात शांति से छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता है? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उसे चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रही थी। वो कौन थी वो लड़की, और ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गाँव तो 3-4 मील की दूरी पर थी। मैं कुछ दिनों के लिए गाँव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हो चुकी थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे यहाँ पे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ा सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चंदमिरा सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सज गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया और बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था मेरे दिमाग में बंद कमरे कर दिए थे। जाने कब सोते सोते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान के लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाओ मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैं धीरे धीरे आंखें खोली तो उठ चुका था। पंकज बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझे कहने लगा, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर बाथरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात अभी शायद मेरी कोई बहन थी। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे कमरे में बना हुआ था। इतनी भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। पंकज कमरे में से जा चुके थे तो कुछ लड़कियां मुझसे मेरे कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पे बैठे थे और मुस्कुराने लगे और फिर मेरे पास आया और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वह कब से बाहर बैठी थी। वो मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी थी। क्यों मेरे जो ही कहने लगे, वह जेठ जी कहने लगे, हमारे घर की नई मालकिन है। पंकज की बीबी सभी औरतों ने नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर वहां नहीं रुक पाई, क्योंकि तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं जल्दी जल्दी से अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वो पूरा दिन तो मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और भी रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटे ही मुझे नींद आ गई थी। और पंकज मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो रही हो। यह मेरी प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पंकज बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पंकज की मुस्कुराहट गायब हो गई और फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी
पूरी आंखें खोलकर उसे घूमने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन हो रही है। यह पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल है। यहाँ का मैं नहीं रह सकते। यहाँ पर मेरी बात पंक सुनकर किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर मेरी आंखें शोर की से खुली। वह एक लड़की की चीख अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और पंकज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नजरें चुराई और कहने लगा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पंकज को नहीं आ रही थी। पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? पंकज बोला, नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वो फिर से सो चुका था। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। यह क्या आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? भूत प्रेत सोचकर तुम मुझे डर से कांपने लगी। डर की वजह से मैं पंकज से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से उस हवेली में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने पंकज को शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे ही अभी अभी रो दूंगी। और पंकज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साइन है। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साइनियों कभी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ रह सकती थी? मुझे पंकज की किसी बात पर चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने पंकज से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर पंकज चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पंकज ने कहा, भाई, जो आदेश। पंकज ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ का काम देखो जाकर। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे सिरका कर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पंकज की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी पंकज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यही हवेली में रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से पंकज की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में केवल पंकज ही जाएगा। यह सुनकर मैं तो दंग रह गई। पंकज ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। लोगों की वजह से वो उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला था। कुछ देर बाद ही पंकज कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना है। तुम मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। आपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे भी रहो जैसे यहाँ औरतें रहती है। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वो चीखे की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम ठीक
हो, पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम अपना कमरा लॉक करना और रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। पंकज की बातें ने तो मुझे बहुत ही डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पंकज कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वो तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैं इस बात पर सिर हिला दिया। पंकज शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखे की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था जिस वक्त चीखे की ठीक आवाज़ आती थी, वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे वह शक होने लगा कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाते थे और वह डर जाती थी। फिर न में सर हिलाने लगती थी और कहने लगती थी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसको बहुत देर तक यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कुछ कहानी और है, इसलिए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि वो आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी। आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैं रात को जब ठीक आवाज़ सुनाई दी तो मैं ठान लिया था कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे से बाहर आए और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे यह आवाज़ ऊपर के मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से यह आवाज़ मुझे और भी नज़दीकी से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों को पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चीखे की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजीव यानी मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी आवाज़ सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीबी भी जिंदा नहीं थी और न ही उन्हें दूसरी शादी की। दुनिया के सामने वह कितने बड़े बनते हैं। फिर यह आवाज़, मैं खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या है। यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों तब जागते हुए काटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह इस तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फ़ोन पर बात नहीं की। मेरी बहू तो तभी रो रो कर आग सजिल है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर पंकज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखना भी मेरे दिल को नहीं जा रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक रहम दिल बनना रहता है और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैं यह आवाज़ दोबारा सुनी तो मैं फिर उसी कमरे में से बाहर गई और कमरे के हॉल में देखने लगी कि एक 15 साल की लड़की थी जो गाँव की ही लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उसको ज़्यादा नहीं देख सकती थी। वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैं पंकज को फ़ोन किया और कहा,
तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें क्या हवेली में आत्माएं हैं? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे भाई इनकी हवस के निशान बनती है। मेरे मुंह से जो जो आ रहा था मैंने सब पंकज को कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, अपनी जुबान बंद रखना, जैसा दाज नहीं है वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। पंकज की बात सुनकर कितनी हैरानी हुई उतनी कम। मतलब वह अपने भाई के बारे में सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। इस समय मैं फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि बुराई होता मैं देख नहीं सकती। ऐसे चुप भी नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था क्योंकि वह ऐसा कोई नहीं था जो राजीव के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल सकता था। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी राजीव कब ऊपर जाता है और पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राजीव के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उसी खिड़की के जरिए उसके कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की तरह कमरे को सजाया हुआ था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राजीव उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उसके कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि मुझे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर ने उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेला, कमरा बंद करके चला गया। राजीव एकदम आराम से सोफे पे बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, उसने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। किसी ने चीख पुकार हवेली की वजह दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जन पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाजा बजा बजा कर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़कर बोलने लगी, कहने लगी, राजीव साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पे तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर बड़ी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ मेरे सामने जुबान चलाने वालों को मैं क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वो लड़की दर्द से दिल चिल्ला उठी और यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे खुद पे काबू किया हुआ था। वो यह सब खड़ी कुछ देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे उस लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। वहां से पीछे हटा तो मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम ही लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहां जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छिप गई। बहुत से लाइट टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैं सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़ के मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा। वह एक भला जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे जैसे हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ रखा। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि IAS ऑफिसर थे उन्हें यह वीडियो दिखा दी।
मेरी वजह से उन गांव वालों के घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ और राजीव के साथ साथ पंकज भी पकड़ा गया। वे लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश भेजते थे और कुछ को तो मार देते थे। मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे और इसीलिए वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मैंने अब पंकज को तलाक दे दिया था क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।